राधे राधे दोस्तों। जो विज्ञान की शिक्षण विधियों से संबंधित हमारी क्लासेस चल रही थी, उसमें ये हमारी अगली जो तीसरी क्लास है उसकी हम बात करेंगे। लगभग 5 विधियां हमने पढ़ चुके थे, आज 2-3 विधियां और पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं समस्या समाधान विधि से। जो विज्ञान की शिक्षण विधियां है उसमें समस्या समाधान विधि भी आती है। कुछ विधियां ऐसी है जो आप पूर्व में पढ़ चुके हैं, जहां मैंने हिंदी की शिक्षण विधियों के बाद नवाचारी शिक्षण विधियां पढ़ाई थी, उसमें लगभग इनमें से बहुत सी विधियां आ चुकी है। लेकिन वही विधियां विज्ञान में भी आती है, इसलिए इनको हम एक बार और देख रहे हैं। तो आप याद रखें, कुछ नए पॉइंट इनमें ऐड कर दिए गए हैं जो विज्ञान से संबंधित है। बाकी आपकी जो पुरानी वाली विधियां हैं लगभग वैसी ही ये है। तो हम शुरुआत करते हैं समस्या समाधान विधि से, जिसे वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। इसके प्रतिपादक की बात करें तो सुकरात है दोस्तों, इसके प्रतिपादक है। इसमें छात्र को करके सीखने का अवसर उपलब्ध होते हैं। यह विधि जो है दोस्तों बाल केंद्रित विधि है, याद रखना। जो समस्या समाधान विधि है यह बाल केंद्रित विधि है। यह विधि प्रयोजना विधि से कुछ मिलती जुलती विधि है। इसमें अंतर केवल यह होता है कि प्रयोजना विधि में समस्या का केवल कौन सा क्रियात्मक हल ढूंढा जाता है, जबकि इस विधि में समस्या का क्या सैद्धांतिक समाधान खोजा जाता है। जो प्रयोजना विधि है उसमें मात्र क्रियात्मक हल ढूंढा जाता है, जबकि जो समस्या समाधान विधि है दोस्तों इसमें सैद्धांतिक समाधान किया जाता है। इसके प्रतिपादक को याद रखें आप, जो सुकरात है इसके प्रतिपादक है। नेक्स्ट हम बात करें इसी में जो समस्या समाधान विधि के सोपान की बात करें तो इसका पहला सोपान है समस्या का अनुभव या चयन करना। फिर आता है समस्या का प्रस्तुतिकरण, परिकल्पनाओं तथा उपकल्पनाओं का निर्माण, परिकल्पनाओं तथा उपकल्पनाओं के आधार पर तथ्यों और आंकड़ों का क्या करना, संकलन करना, संकलित तथ्यों एवं आंकड़ों का विश्लेषण करना, और जो अंतिम सोपान है इसका वह है निष्कर्ष। नेक्स्ट हम देखें गुण। जो समस्या समाधान विधि है इसके गुणों की बात करें तो यह जो विधि है दोस्तों ये मनोवैज्ञानिक विधि है, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है, विश्लेषण संश्लेषण अनुसंधान का योग मानी जाती है। याद रखना, जो समस्या समाधान विधि है यह विश्लेषण संश्लेषण और अनुसंधान का क्या मानी जाती है, योग मानी जाती है। तो जो विश्लेषण संश्लेषण और अनुसंधान का योग कौन सी विधि मानी जाती है ऐसा करके प्रश्न आए तो उसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा समस्या समाधान विधि। इसमें क्या है दोस्तों, छात्र जो है वह सक्रिय होते हैं और छात्र तथ्यों को एकत्रित एवं व्यवस्थित करना सीखते हैं। जो समस्या समाधान विधि है दोस्तों इसमें जो छात्र है वह तथ्यों को एकत्रित एवं व्यवस्थित करना क्या है, सीखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसी में इसके दोषों की बात करें समस्या समाधान विधि की तो छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी। जो यह विधि है दोस्तों छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। विज्ञान विषय के कुछ प्रकरणों को ही इससे पढ़ाया जा सकता है। जो विज्ञान विषय है इसके कुछ ही प्रकरण इसके द्वारा पढ़ाए जाते हैं। अधिक संदर्भ सामग्री की आवश्यकता होती है। जो इस विधि में दोस्तों संदर्भ सामग्री की अधिक आवश्यकता होती है, यह भी इसका एक दोष है। नेक्स्ट हम विधि की बात करें तो वो आएगी माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण, जिसे एमटी भी बोलते हैं। तो माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण की हम बात करें तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग दोस्तों स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में शोध छात्र कीथ एचिसन द्वारा किया गया था। एक शोध छात्र है कीथ एचिसन, इसके द्वारा सबसे पहले स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी की हम बात करें उसमें 1961 में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। यह जो आधारित है जो माइक्रो टीचिंग है यह अधिगम के सक्रिय अनुदेशन या क्रिया प्रसूत अनुदेशन के सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखना, जो माइक्रो टीचिंग है यह अधिगम के सक्रिय अनुदेशन या क्रिया प्रसूत अनुदेशन के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। माइक्रो टीचिंग का प्रवर्तक या संप्रत्य देने वाला कीथ एचिसन, और माइक्रो टीचिंग का सर्वाधिक विकास और नामकरण डी एलेनिया। तो आप याद रखें, माइक्रो टीचिंग का प्रवर्तक या संप्रत्य देने वाला पूछा जाए तो कीथ एचिसन आएगा, और माइक्रो टीचिंग का सर्वाधिक विकास और नामकरण करने वाला पूछा जाए तो डी एलेन। नेक्स्ट हम बात करें माइक्रो टीचिंग के जनक की, तो जो माइक्रो टीचिंग का जनक है वह है डी एलेन। भारत में माइक्रो टीचिंग सर्वप्रथम प्रयोग, जो भारत में माइक्रो टीचिंग का सबसे पहले प्रयोग जो है वह डॉक्टर दीनदयाल तिवारी द्वारा, कहां पर, इलाहाबाद सेंट्रल पेडागोजिकल संस्थान में। इलाहाबाद सेंट्रल पेडागोजिकल संस्थान में जो माइक्रो टीचिंग का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर दीनदयाल तिवारी द्वारा। और माइक्रो टीचिंग के जनक की बात करो तो डी एलेन 1963। भारत में माइक्रो टीचिंग का सर्वाधिक विकास 1975 के बाद एनसीईआरटी के द्वारा किया गया। जो भारत है उसमें माइक्रो टीचिंग का जो है सर्वाधिक विकास की हम बात करें तो 1975 के बाद एनसीईआरटी द्वारा इसका क्या किया गया,
विकास किया गया। बीएफ स्किनर ने अधिगम के सिद्धांत पर आधारित इसको बताया। यह जो है बीएफ स्किनर के कौन से अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है? जब भी हमने देखा था जो सक्रिय अनुदेशन का प्रयोग या क्रिया प्रस्तुत अनुदेशन का प्रयोग है यह उस पर आधारित है और बीएफ स्किनर का अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो प्रयोग जो क्रिया प्रस्तुत अनुदेशन का सिद्धांत है बीएफ स्किनर द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करें माइक्रो टीचिंग शिक्षण की नहीं बल्कि प्रशिक्षण की तकनीक है। जो माइक्रो टीचिंग है दोस्तों शिक्षण की नहीं बल्कि किसकी? प्रशिक्षण की तकनीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य बालक में शिक्षण कौशलों का विकास करना है। सर्वाधिक प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों में किया जाता है। माइक्रो टीचिंग का सबसे ज्यादा प्रयोग जो है जो शिक्षण प्रशिक्षण यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय रहते हैं उनमें इसका किया जाता है। इसमें निदान व उपचार साथ साथ चलते हैं। जो माइक्रो टीचिंग है इसमें निदान और उपचार दोनों प्रक्रिया एक साथ चलती है। यह काल्पनिक शिक्षण की वास्तविक विधि है। याद रखना जो माइक्रो टीचिंग है यह काल्पनिक शिक्षण की कौन सी विधि है? वास्तविक विधि है। नेक्स्ट हम बात करें तो माइक्रो टीचिंग है इसमें कक्षा का आकार क्या होता है? सीमित होता है। मतलब 5 से 10 इसमें क्या रहेंगे? छात्र रहेंगे। जो माइक्रो टीचिंग है इसमें कक्षा में जो विद्यार्थी रहेंगे उनकी संख्या क्या रहेगी? सीमित रहेगी। जैसे 5 से 10 इसमें छात्र रहेंगे। अब आगे हम बात करें तो माइक्रो टीचिंग में शिक्षण का समय कम होता है। मतलब 5 से 10 मिनट ही इसमें क्या किया जाता है? शिक्षण दिया जाता है। माइक्रो टीचिंग में विषय वस्तु क्या होती है? छोटी होती है। एक बार में एक कौशल का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो टीचिंग में शिक्षण व्यवहार का विकास किया जाता है। शिक्षण व्यवहार या एक तरह से शिक्षण कौशल का क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें माइक्रो टीचिंग के प्रतिमान की तो जो इसका प्रथम प्रतिमान है दोस्तों वह 1968 में डी एलन और रियान के द्वारा दिया गया था, जिसे अमेरिकी प्रतिमान, पाश्चात्य प्रतिमान, स्टैनफोर्ड प्रतिमान कहा गया। तो जो प्रथम प्रतिमान है इसे अमेरिकी प्रतिमान, पाश्चात्य प्रतिमान और स्टैनफोर्ड प्रतिमान के नाम से भी जाना जाता है। यह याद रखें आप। इसका समय जो है दोस्तों वो होता है 45 मिनट। अब अगर हम भारत में इस प्रतिमान की बात करें तो भारत का जो प्रथम प्रतिमान है उसकी हम बात करें तो 1969 में एनसीईआरटी और क्षेत्रीय महाविद्यालय मैसूर, जिसे आरसीएम भी कहते हैं, ने प्रतिपादित किया। तो भारत में अगर हम प्रतिमान की बात करें, प्रथम प्रतिमान की बात करें, जिसे भारतीय प्रतिमान या एनसीईआरटी प्रतिमान भी कहेंगे, तो एनसीईआरटी का जो प्रतिमान या भारतीय प्रतिमान हम इसे कहेंगे, यह 1969 में एनसीईआरटी और क्षेत्रीय महाविद्यालय मैसूर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। और इसका जो समय रहता है वह रहता है 36 मिनट। तो याद रखना भारतीय प्रतिमान का समय 36 मिनट है और अमेरिकी प्रतिमान का समय कितना है? 45 मिनट है। नेक्स्ट हम बात करें माइक्रो टीचिंग का चक्र या प्रक्रिया। अब माइक्रो टीचिंग की जो चक्र या प्रक्रिया उसको आप देखो तो माइक्रो टीचिंग की हम बात करें तो इसमें योजना, फिर शिक्षण के बाद आता है प्रतिपुष्टि, फिर पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। इस प्रकार से माइक्रो टीचिंग का चक्र चलता है। अब इसमें आप देखो जो शिक्षण है ऊपर वाले जो मिनट दे रखे हैं 6 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, फिर 6 मिनट और 6 मिनट। तो इस समय को अगर हम जोड़े 6 और 6 12, 12 और 12 24, 6 और 6 12, 12 और 12 24 और 12 36। तो जो ऊपर वाला जो समय दिया गया है यह भारतीय प्रतिमान के अनुसार है। ठीक है, यह जो 6 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 12, फिर 6 और फिर 6, यह जो समय दिया गया है शिक्षण का समय 6 मिनट, प्रतिपुष्टि का समय 6 मिनट, पुनः पाठ योजना का समय 12 मिनट, पुनः शिक्षण का समय जो है 6 मिनट और पुनः प्रतिपुष्टि का समय 6 मिनट। तो यह जो समय दिया गया है यह भारतीय प्रतिमान के अनुसार दिया गया है, जिसको हमने अभी पढ़ा था, जो कितना होता है? टोटल 36 मिनट होता है। आप अगर इसको जोड़ोगे 6 और 6 12, 12 और 12 24 और 6 30 और 6 36, तो टोटल जो 36 मिनट का समय आ रहा है यह किसके अनुसार आ रहा है? भारतीय प्रतिमान के अनुसार। अब जो नीचे समय दिया गया है यह अमेरिकी प्रतिमान के अनुसार है। अमेरिका प्रतिमान के अनुसार जो 45 मिनट था वह था। अमेरिकी प्रतिमान के अनुसार शिक्षण जो रहेगा वह रहेगा 5 मिनट का, प्रतिपुष्टि 10 मिनट की रहेगी, पुनः पाठ योजना 15 मिनट का, पुनः शिक्षण 5 मिनट और पुनः प्रतिपुष्टि 10 मिनट। तो ऐसे करके अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 5 और 10 15, 15 और 15 30, 10 30 और 5 35 और 10 45। तो यह जो है अमेरिकी प्रतिमान का समय यहाँ पर दिया गया है। तो आप इस चक्र को याद रखें। सबसे पहले योजना, योजना के बाद जो हम बात करें तो शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। इस चक्र को आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करें माइक्रो टीचिंग में किस पद द्वारा उसे मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया। यहां पर नोट डाल के इंपोर्टेंट पॉइंट लिखे हुए। तो माइक्रो टीचिंग के किस पद द्वारा उसे मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया? तो प्रतिपुष्टि और पुनः प्रतिपुष्टि द्वारा उसे कौन सा आधार प्रदान किया गया? मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया। याद रखें।
आप याद रखें, जो माइक्रो टीचिंग का पद है, प्रतिपुष्टि और पुनः प्रतिपुष्टि, इसके द्वारा इसे जो है वैज्ञानिक आधार या मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया। माइक्रो टीचिंग में कुल शिक्षण काल जो है 6+6 मतलब 12 मिनट होता है। कुल शिक्षण काल कितना होता है माइक्रो टीचिंग में? 12 मिनट। माइक्रो टीचिंग में एक बालक कुल 3 प्रकार की भूमिकाएं निर्वाह करता है। तो माइक्रो टीचिंग है, इसमें बालक 3 प्रकार की भूमिकाएं निर्वाह करेगा। पहली है शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी और तीसरा निरीक्षक। जो निरीक्षक है ये, तो शिक्षक, विद्यार्थी और निरीक्षक, इस प्रकार से माइक्रो टीचिंग में एक विद्यार्थी 3 भूमिकाएं क्या करेगा? निर्वाह करेगा। नेक्स्ट हम बात करें माइक्रो टीचिंग और वास्तविक टीचिंग में क्या अंतर है। तो माइक्रो टीचिंग है दोस्तों, इसमें काल्पनिक वातावरण होता है, जबकि वास्तविक टीचिंग में वास्तविक वातावरण होता है। इसमें जो छात्रों की संख्या की हम बात करें माइक्रो टीचिंग में तो 5 से 10 रहती है, जबकि वास्तविक टीचिंग में हम बात करें तो छात्र संख्या कितनी रहेगी? 40 से 50 रहेगी। माइक्रो टीचिंग का शिक्षण समय कम रहता है, 5 से 10 मिनट, जबकि इसका शिक्षण समय जो हम बात करें वास्तविक टीचिंग का तो इसका रहेगा 40 से 45 मिनट। इसमें जो माइक्रो टीचिंग में दोस्तों एक बार में एक कौशल का प्रयोग किया जाता है, जबकि वास्तविक टीचिंग में एक साथ सभी कौशलों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करें माइक्रो टीचिंग के गुण की, तो यह जो विधि है दोस्तों मनोवैज्ञानिक विधि है, सेवारत और सेवा पूर्व दोनों अध्यापकों के लिए महत्वपूर्ण। जो अध्यापक सेवारत है और जो सेवा पूर्व है, दोनों ही प्रकार के अध्यापकों के लिए यह क्या है? महत्वपूर्ण है। इसमें निदान व उपचार दोनों होते हैं, याद रखना। जो माइक्रो टीचिंग है इसमें निदान और उपचार दोनों होते हैं। वास्तविक शिक्षण की जटिलताओं को कम करती है। जो माइक्रो टीचिंग है दोस्तों वास्तविक शिक्षण की जटिलताओं को क्या करती है? कम करती है। इसका दोष है इसमें समय अधिक लगता है, वाद विवाद की संभावना जो है दोस्तों अधिक रहती है, और यह जो विधि है यह क्या है? खर्चीली विधि है। नेक्स्ट हम बात करें ह्यूरिस्टिक विधि, अनुसंधान विधि, खोज या अन्वेषण विधि। इस विधि के जो ह्यूरिस्टिक विधि है इसको अनुसंधान विधि भी कहते हैं, खोज विधि भी कहते हैं और अन्वेषण विधि भी कहते हैं। तो इस विधि का ये सभी नाम आप याद रखें। आज के क्लास की अंतिम विधि रहेगी। इससे पहले हमने समस्या समाधान विधि पढ़ी थी सबसे पहले, फिर हमने माइक्रो टीचिंग पढ़ा, उसके बाद ये ह्यूरिस्टिक विधि या अनुसंधान विधि के बारे में हम बात करते हैं। इसके जनक की बात करें तो HE आर्मस्ट्रांग जो है इसके क्या है? जनक है। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है मैं खोजी हूं या मैंने खोज लिया है। शैक्षिक की अपेक्षा खोज प्रवृत्ति के विकास पर बल देती है। जो ह्यूरिस्टिक विधि है इसका नाम ही वैसे खोज विधि या अन्वेषण विधि है, तो ये जो शैक्षिक कार्यों की अपेक्षा किस पर अधिक प्रवृत्ति पर? खोज प्रवृत्ति पर अधिक बल देती है। हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है, उस कथन को आप याद रखें, बालक को जितना संभव हो कम बताया जाए और जितना संभव हो उसे खोजित करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो बालक है उसे जितना संभव हो उतना कम बताया जाए और जितना संभव हो उसे खोजित करने के लिए क्या किया जाए? प्रेरित किया जाए। स्पेंसर के कथन को आधार मानकर 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में आर्मस्ट्रांग ने विज्ञान शिक्षण के लिए ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किया। याद रखना, ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन जो आर्मस्ट्रांग ने किया वह स्पेंसर के कथन पर आधारित होकर किया, जो बाद में अन्य विषयों के लिए भी क्या हुआ? उपयोगी सिद्ध हुआ। इस विधि में बालकों को गृह कार्य नहीं दिया जाता। याद रखना, ह्यूरिस्टिक विधि जो है इसमें बालकों को क्या नहीं दिया जाता? गृह कार्य नहीं दिया जाता। विषय वस्तु के बारे में शिक्षक सीधा नहीं बताकर बार बार प्रश्नों के माध्यम से बताता है। जो विषय वस्तु है उसके बारे में जो है शिक्षक वो क्या करता है? सीधा नहीं बताता, बार बार प्रश्नों के माध्यम से उसको क्या करता है? स्पष्ट करता है, उसके माध्यम से उसको बताता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके सिद्धांत की, तो जो करके सीखने पर आधारित है, करके सीखने का, क्रियाशीलता का, रुचि का और लोकतांत्रिक व्यवस्था का। तो ये सब इसके क्या है? ह्यूरिस्टिक विधि के सिद्धांत, करके सीखने का, क्रियाशीलता का, रुचि का और लोकतांत्रिक व्यवस्था का। अब आप याद रखना नोट डाल के, ह्यूरिस्टिक विधि आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण और प्रयोगशाला विधि तीनों का क्या मानी जाती है? योग मानी जाती है। तो जो ह्यूरिस्टिक है यह क्या है? आगमन प्लस निगमन, विश्लेषण प्लस संश्लेषण और किसकी? प्रयोगशाला विधि की। इनका क्या है? योग मानी जाती है। तो ये जो सब है इन सबको मिलाकर ही ह्यूरिस्टिक विधि का निर्माण एक तरह से हुआ है। तो इन सब विधियों का यह क्या मानी जाती है? योग मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें सोपान या पद की, तो जो ह्यूरिस्टिक विधि है इसके सोपान की बात करें तो समस्या का
कथन करना या एक तरह से चयन करना, समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, समस्या से संबंधित सूचनाओं और तथ्यों को संकलित करना, परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना की जांच करना और निष्कर्ष निकालना व नियम प्रतिपादित करना। तो यह ह्यूरिस्टिक विधि के सोपान या पद है। कितने? टोटल 7 है। नेक्स्ट हम बात करें इसके गुणों की, तो यह जो विधि है दोस्तों, यह करके सीखने पर आधारित है, उच्च स्तर के लिए उपयोगी है और गृह कार्य से इसमें क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। इसके दोषों की हम बात करें तो इसमें समय अधिक लगता है। प्राथमिक स्तर के लिए यह क्या है? विधि अनुपयोगी है। मानसिक रूप से कमजोर के लिए भी क्या है? अनुपयोगी। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए और मानसिक रूप से कमजोर बालकों के लिए यह क्या है? अनुपयोगी है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे जो हमारी क्लासें रहेगी उसमें बची हुई शिक्षण विधियों की हम बात करेंगे। इसके बाद शायद लगभग 2 क्लासें और मैं लूंगा जिसमें विज्ञान की शिक्षण विधियों से संबंधित आपके सारी शिक्षण विधियां करवा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।